Good evening to all respected teachers, my seniors, and all are present here. First of all, I would thanks to Manish sir and GSTS team to give me this opportunity to present my topic here. And myself, Manish Aryar, and I am from Rajasthan, and I did my graduation from Vanasthali Vidyapeeth Tong, and I had my post graduation from Central University of Haryana, Mahendragarh, and I also qualified NET. And today I am here to present my topic on urban heat island, which is a phenomena we all experience but might not be fully aware of it. And I hope so that I can explain it to you well. This topic include the concept of urban heat island, what is the causes of अर्बन हीट आइलैंड एंड टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है और इसके जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और इसका ह्यूमन हेल्थ पे और क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इसको हम अर्बन हीट आइलैंड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या मिटिगेशंस क्या क्या इम्प्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है कि जो अर्बन सिटी होती है वो अपने रूरल सराउंडिंग एरिया से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसे हम अर्बन हीट आइलैंड में कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लिटिल सिंपल प्रिंसिपल से बताती हूँ। जैसे सोचिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो रहे होंगे, तो वहाँ पे पार्क भी होते हैं और वहाँ पे स्ट्रीट्स भी होती है, तो कंक्रीट स्ट्रीट्स। तो पार्क में अगर हम बैठे हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, लेकिन वहीं अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा महसूस होता है कि भाई गर्मी है। वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो कंक्रीट और एस्फाल्ट है वो हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे वो उस चीज को रेडिएट भी करेंगे। और जो अर्बन हीट आइलैंड के प्राइमरी ड्राइवर्स होते हैं वो होते हैं लैंड सरफेस टेम्परेचर और वेजिटेशन इंडेक्स, बिल्टअप इंडेक्स एंड लैंड यूज लैंड कवर। तो जब हम लैंड सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक सरफेस का टेम्परेचर क्या है। इट इज नॉट अबाउट लाइक नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, जो कि हम देखते हैं कि भाई आज यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर ये रहा है, ये रहा है, इतना बढ़ गया है, ये वो नहीं है। सरफेस टेम्परेचर का मतलब है कि किसी बिल्डिंग या सरफेस का या रूफ का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी डेजर्ट में हैं तो वहाँ की जो रेत है वो अगर गर्म है और उसका टेम्परेचर अगर हम मेजर करें तो अराउंड वो 45 to 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन वहीं उसके सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर क्या है वो एलएसटी में इंक्लूड किया जाता है। और वेजिटेशन इंडेक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि कहाँ पर कितनी ज्यादा हरियाली है या फिर कितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम वेजिटेशन इंडेक्स का यूज करते हैं और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सैटेलाइट इमेजेस का यूज करते हैं। और अगर जो एनडीवीआई की वैल्यू है वो -1 से 1 तक मेजर की जाती है कि अगर एनडीवीआई की वैल्यू अगर हाई है तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं या फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। और वहीं अगर एनडीवीआई की वैल्यू कम है तो हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया हो सकता है या फिर बैरन लैंड भी हो सकता है। और जब हम बिल्टअप इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें हम जो हमारा बिल्टअप इंडेक्स, इसमें जो अर्बन एरिया का एक्सपांशन कितना हुआ है और इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि कोई सिटी है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। जैसे हम अगर हम 3 टाइम पीरियड लेते हैं, जैसे 1990s, 2010 एंड 2024 का हम डाटा लेते हैं और उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि भाई बिल्टअप इंडेक्स कितनी बढ़ी है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जो 1996 में जो बैरन लैंड का टेम्परेचर वो सब कुछ बिल्टअप इंडेक्स में बता देता है वो, और जो कितना बिल्टअप डेंसिटी बढ़ी है वो भी हम बिल्टअप इंडेक्स में। लैंड यूज लैंड कवर में क्या होता है कि जो टेम्पोरल वेरिएशन या फिर किस टाइम से लेके उस जैसे 1996 से लेके 2024 तक क्या क्या चेंजेस आए वो सब हम लैंड यूज लैंड कवर से पता कर सकते हैं। और मेरी स्टडी भी इसी पे फोकस्ड है कि मैंने ये चारों कैलकुलेट किए हैं। और अगर हम अर्बन हीट आइलैंड के टाइमलाइन की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन इसको समझने का तरीका हमारा चेंज हो चुका है। जैसे कि
जो इसकी फर्स्ट साइंटिफिक डेफिनेशन थी वो जी मेनले ने 1958 में दी थी। उन्होंने बताया था कि जो अर्बन हीट आइलैंड होता है और जो अर्बन एरिया का टेम्परेचर होता है वो उसके सब अर्बन एरिया से ज्यादा होता है। और यही आगे चल के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ 1990s में, हमने सैटेलाइट्स का यूज करने लग गए। हम अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर कहीं का टेम्परेचर पता करने के लिए हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। वैसे ही रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज आ गई जो लार्ज स्केल पे मॉनिटर करती है और मेजर करती है कि अर्बन हीट आइलैंड कितना है। अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इसीलिए जब हमने 1990s में सैटेलाइट्स का यूज किया तो हमें धीरे धीरे पता चला कि भाई क्लाइमेट पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो पहले भी बढ़ रहा था लेकिन अब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम अब हमें बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। किसी चीज की एक लिमिट होती है तो वही लिमिट एक्सीड कर गया है अब, तो क्लाइमेट चेंज पे भी देखने को मिल रहा है। और अगर हमें ये सारी चीजें पता रहेंगी कि अर्बन हीट आइलैंड कैसे बढ़ रहा है, कैसे इसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, तो हम अर्बन प्लानिंग भी उसी हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है जहाँ पे सिटीज अपने रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन के कारण ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है इनके रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में, जो 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माना जाता है कि एक अर्बन हीट आइलैंड में किसी सिटी को इंक्लूड करने के लिए उसके रूरल एरिया से उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम मान लीजिए कि बिग सिटीज जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, इनका टेम्परेचर किसी रूरल एरिया से ज्यादा ही होगा क्योंकि इनमें क्या है, बिल्डिंग डेंसिटी बहुत हाई होती है और जो इनमें एसफाल्ट कंक्रीट का यूज किया जाता है वो हीट को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। और इस चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड को हम क्यों पढ़ रहे हैं? अर्बन हीट आइलैंड को पढ़ने का रीजन है कि जो थर्मल स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है और हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, उसको समझने के लिए कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है और इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए हम अर्बन हीट आइलैंड पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ये काम कैसे करता है। जो अर्बन हीट आइलैंड है वो इफेक्ट कैसे करता है, जैसे जो अल्बिडो हो गया, अल्बिडो मींस रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस। जो जैसे डार्क सरफेस होगी, जो एसफॉल्ट कंक्रीट जो अर्बन एरियाज में यूज की जाती है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में यूज नहीं की जाती है, लेकिन अर्बन एरियाज में इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे अर्बन एरियाज में जैसे दिल्ली हो गई, उसमें हाईवेज बहुत ज्यादा हैं जितने रूरल एरियाज में नहीं होते हैं, तो कंपेरेटिवली उसका टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि कंपेयर जो एसफल्ट कंक्रीट जो बिल्डिंग्स हैं वो ज्यादा अब्जॉर्व करती हैं रेडिएशन को। और वहीं जो रूरल सरफेसेस में वेजिटेशन कवर हो गया, सॉइल होगी, वो इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेशन है वो रिफ्लेक्ट ही करती है, वेजिटेशन अब्जॉर्व करती है रेडिएशन को, बट वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करती जितना कि ये डार्क सरफेसेस करते हैं। फिर आती है हीट स्टोरेज की बात। इसमें क्या होता है कि जो अर्बन मटेरियल्स होते हैं वो हीट को कितना ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं दिन के टाइम और रात को धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में लू गर्मियों के टाइम में लू चल रही होती है, तो हम कहते हैं कि भाई लू तो दिन में चल रही है, रात में कौन सी लू चलती है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि 8 बजे तक, रात के 9 बजे तक भी हमें गर्मी लगती रहती है, गर्म हवाएं चलती रहती है। वो अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का ही इफेक्ट है और ज्यादा से ज्यादा हम इसको कह सकते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट भी देखा जाता है। नेक्स्ट आता है इवोपोट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है कि रूरल एरियाज में वेजिटेशन कवर बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर नेचुरल कूलिंग होती रहती है, और वहीं अर्बन एरियाज में वेजिटेशन कवर कम होता है तो वहां पर लेस कूलिंग होती है, मतलब नेचुरल कूलिंग नहीं हो पाती इतनी। और अगर वहीं एंथ्रोपोजेनेटिक हीट की बात करें अगर हम, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसमें हम व्हीकल्स का यूज करते हैं, इंडस्ट्री से जो अगर हम कुछ बना रहे हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री होगी, हम कुछ बना रहे हैं तो उससे जो गैसेस एमिट होती है वो भी हार्मफुल होती है क्लाइमेट के लिए। और जो हम एसी का यूज करते हैं जिससे हम सोचते हैं कि भाई हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो तो ठंडा हो गया, लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है वो तो बढ़ रहा है ना, उसे उसके जो हार्मफुल गैसेस वो एमिट कर रही हैं। इस इमेज से हम क्लियरली देख सकते हैं जैसे कि जो अर्बन एरिया की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो वो क्या है, हीट को बहुत ज्यादा अब्जॉर्व कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई वेजिटेशन कवर नहीं है।
वेजिटेशन कवर नहीं है तो ये हीट को भी इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, इवेपोरेशन कम होएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा। वहीं अगर हम रूरल एरिया या फिर किसी वेजिटेशन पार्क्स में देखें तो वहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस है वो हीट को कम ऑब्जॉर्व करेगी और वहाँ पे ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, जिससे नेचुरल कूलिंग भी होती रहेगी। उसके बाद हम अगर वर्ल्ड वाइड फिनोमिना को देखें तो ऐसी मतलब ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट नहीं देखने को मिला। सारी कंट्रीज में सारे कॉन्टिनेंट्स में हम अर्बन हीट आइलैंड, जैसे जो रेड डॉट्स है वो दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा अर्बन हीट आइलैंड, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। नॉर्थ अमेरिका में भी न्यूयॉर्क जैसी सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा अर्बन हीट आइलैंड लैंड को देख रही है। एशिया में भी हैं और इंडिया में भी हैं। और वैसे ही एक सिंगापुर में अभी के हाल फिलहाल एक स्टडी की गई है जिसमें देखा गया कि जो सिटीज की डेंसिटी को लेके कि वहाँ की बिल्डिंग डेंसिटी कितनी है, उसके आधार पर उन सिटीज को डिवाइड किया गया और देखा गया कि अर्बन हीट आइलैंड सबसे ज्यादा कहाँ है, और उसी के आधार पर वहाँ पे मिटिगेशन पॉलिसीज लगाई गई हैं और वेजिटेशन कवर को बढ़ाने की बात की गई है। तो ऐसा हम इंडिया में भी कर सकते हैं कि हम जो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं कि कहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो हम वहाँ पे उसके लिए अलग मिटिगेशन बना सकते हैं। जैसे कोई सिटी है वो कम अर्बन हीट आइलैंड देखती है लेकिन कहीं ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे उसके लिए हमें अलग से मिटिगेशन अपनानी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द होम। तो इंडिया एक डेवलपिंग सिटी है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है हम जानते हैं, तो वहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जो इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज है लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कंक्रीट, एस्फाल्ट, बिल्डिंग डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। और दिल्ली को तो मेन सेंटर माना जाता है हीट स्ट्रेस का कि भाई दिल्ली में तो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़े जा रहा है। ऐसा क्यों है कि दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है? ये है कि भाई वहां पे व्हीकल्स भी चलते हैं, इंडस्ट्रीज भी लगी हुई है, और लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लोग एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे। तो एनर्जी कंजम्पशन जितना ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा एसी लगाएंगे, जितना ज्यादा कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए हम मिटिगेशन पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब हम अगर वेरिएबल्स की बात करें कि कौन कौन से वेरिएबल्स है जो अर्बन हीट आइलैंड को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें हम फिजिकल वेरिएबल्स, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स और ह्यूमन वेरिएबल्स की बात करते हैं। उसमें क्या, फिजिकल वेरिएबल्स में क्या आता है कि जो सरफेस मटेरियल होता है और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। तो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर भी, तो वो रेडिएट भी ज्यादा करेगा और टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा। और वहीं अगर डार्क एस्फाल्ट कंक्रीट की बात की जाए तो वो डार्क मटेरियल्स हैं और वो हीट ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। और वहीं हम इसमें फिजिकल वेरिएबल्स में बिल्डिंग हाइट एंड डेंसिटी एंड ऑल्सो जो पेवमेंट कवरेज होता है वो नेचुरल कूलिंग को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अगर वेजिटेशन कवर नहीं होगा तो नेचुरल कूलिंग भी नहीं हो पाए। और वहीं अगर हम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की बात करें तो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में क्या, वाटर बॉडीज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वेजिटेशन कवर आ जाता है। तो उसमें क्या है कि जो वाटर है वो जो सन के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वहाँ कूलिंग बनी रहती है। लेकिन जो वेजिटेशन है वो भी इवेपोरेट करके नेचुरल कूलिंग को बनाए रखती है। और वहीं अगर ह्यूमन वेरिएबल्स की बात की जाए तो ह्यूमन वेरिएबल्स में क्या आता है कि जो हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए रोड्स बनाई हैं या फिर जो हमने इंडस्ट्रीज लगाई हैं वो कैसे अर्बन हीट आइलैंड को इफेक्ट कर सकती है और कैसे हार्मफुल हो सकती है। कि भाई हमने रोड्स बनाई हैं, वो एक तो व्हीकल्स भी अपनी हीट एमिट करेंगे, तो वो भी एक कारण हो गया। और एक जो सन से रेडिएशन आ रहा है उसको भी अब्जॉर्व करके एस्फाल्ट और कंक्रीट जो बिल्डिंग्स है वो ज्यादा करेंगी। तो ह्यूमन वेरिएबल सबसे ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं अर्बन हीट आइलैंड को। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा मेन पॉइंट है वो है कि जो मैंने स्टडीज की है, जो इंडिया में ऐसा नहीं है कि अर्बन हीट आइलैंड पे कोई स्टडी नहीं, अर्बन हीट आइलैंड पे ढेरों स्टडीज हो रखी हैं। और उसमें जो जितनी भी स्टडीज हो रखी है, जितना मैंने देखा है, उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे ज्यादा स्टडीज हो रखी है, जैसे दिल्ली, कोलकाता वगैरह सिटीज पे ज्यादा हो रखी है। तो मैंने अंबाला और गुरुग्राम को चूज किया क्योंकि अंबाला एक हाइब्रिड सिटी और एक टेंट एरिया है।
मिलिट्री कैंट एरिया, और गुरुग्राम एक दिल्ली एनसीआर के रीजन है जो कि अब बना है। पहले गुरुग्राम भी एक गांव का ही, जो अर्बन 2010 के टाइम उसका अर्बनाइजेशन हुआ और अर्बन स्क्रोल होके वो अब एक सिटी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 28 ईयर्स के स्पैनिंग में एनडीवीआई एलएसटी और लैंड यूज लैंड कवर कैलकुलेट करके मैंने ये स्टडी की है। तो इसमें ये जो मेरा स्टडी है इसमें ये है कि जो हरियाणा की नॉर्दर्न पार्ट है उसमें अंबाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैंने स्टडी की है। उसमें जो अंबाला है वो एक सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट का जोन है, और जो गुरुग्राम है वो एक सब ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट का जोन है। तो इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन मैं इजीली कर पाई। तो जो मेरे ऑब्जेक्टिव रहे हैं इस स्टडी के वो है कि जो स्पेशियल टेम्पोरल चेंज है लैंड सरफेस टेम्परेचर में और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है अर्बन हीट आइलैंड पे और लोगों पे, इसकी मैंने स्टडी की है। और दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लैंड यूज लैंड कवर में ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखने के लिए मैंने ये स्टडी कंडक्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैंने ये सारा काम किया कैसे, तो मेथोडोलॉजी की, तो सबसे पहले मैंने जो अर्थ एक्सप्लोरर यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर से डाटा लिया लैंडसेट का, जो लैंडसेट 457 एंड लैंडसेट 89 डाटा प्रोवाइड करवाता है। तो मैंने लैंडसेट 45 एंड लैंडसेट 89 का डाटा यूज किया है, क्योंकि लैंडसेट 7 के डाटा में एरर आती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने लैंडसेट 45 एंड लैंडसेट 89 का डाटा यूज किया है। उसके बाद में उसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं कि भाई लैंडसेट 45 में 1 to 7 बैंड्स होते हैं और वहीं लैंडसेट 89 में 1 to 11 बैंड्स होते हैं। तो उसके बाद में मैंने इन सारे बैंड्स को लेस रेक किया अरडास की मदद से और आर्कजीआईएस की मदद से। फिर मैंने अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन किया अरडास में। क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन एंड अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी एरिया के बारे में जान रहे होते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए हम किसी एरिया, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं यहाँ के एरिया को जानती हूँ कि यहाँ पे वाटर बॉडीज हो सकती है, यहाँ पे वेजिटेशन कवर हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर हम जानते हैं तो हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को नहीं जानते, हम उस एरिया के बारे में अनअवेयर हैं, जैसे मैं गुड़गांव और अंबाला के बारे में अनअवेयर थी कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो मैंने अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन किया। और उसके बाद मैंने नेचुरल जो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है उसको कैलकुलेट किया, जो बैंड 3 और बैंड 4 के उससे कैलकुलेट हुई है। एंड जो बिल्टअप इंडेक्स है वो भी बैंड 4 एंड बैंड 5 के उससे कैलकुलेट की जाती है। एंड जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो थर्मल बैंड के द्वारा मैंने मोनो विंडो एल्गोरिदम से कैलकुलेट किया है। जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो लैंडसेट 4-5 में बैंड 6 में मिलता है, और जो 8-9 में है उसमें बैंड 10 और 11 हमें लैंड सरफेस टेम्परेचर का डाटा देता है। उसके बाद में अगर हम मेरे रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें मैंने 3 टाइम पीरियड्स लिए हैं, 1996, 2010 एंड 2024। उसमें मैंने लैंड सरफेस टेम्परेचर, नॉर्मलाइज डिफरेंट वेजिटेशन इंडेक्स, नॉर्मलाइज डिफरेंस बिल्टअप इंडेक्स और लैंड यूज लैंड कवर का जीआईएस बेस्ड मैप बना के इनका रिलेशनशिप बताया कि कैसे जो बिल्टअप एक्सपांसन है वो अर्बन हीट आइलैंड इंटेंसिटी से पॉजिटिवली कोरिलेट करता है, और वहीं वेजिटेशन कवर है वो इससे इनवर्स रिलेट करता है। उसके बाद अगर हम लैंड सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो जो 1996 में अंबाला का लैंड सरफेस टेम्परेचर था, जैसे कि मैंने बताया कि ये सरफेस टेम्परेचर के बारे में बताता है, ना कि नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में जो हम सुनते हैं कि आज यहाँ का टेम्परेचर इतना था, इतना वो नहीं है। तो 1996 में अंबाला का टेम्परेचर 30 डिग्री था और वहीं 2024 में ये बढ़ के 46 डिग्री हो गया। कहने का मतलब 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें इंक्रीज देखने को मिला। और ये सारा टेम्परेचर हमें इंडस्ट्रियल रीजन और ट्रांसपोर्ट हब के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन अंबाला में ये मिलिट्री कैंट होने के कारण इसमें रिस्टोरेशन भी देखा गया। और गुरुग्राम में वही 1996 में जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था वो 24 में बढ़ के 49 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ये जो टेम्परेचर है वो रैपिड अर्बनाइजेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है, और इसको बहुत कम चांसेस हैं कि हम इसको मिटिगेट कर पाए। और अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये बहुत
बड़ा हब बन जाएगा अर्बन हीट आइलैंड का। उसके बाद अगर हम बात करें एलएसटी की, तो हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया है वो बता रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम रहा है, एंड रेड एरिया बता रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ये दिल्ली कैंट का एरिया है, तो इसमें क्या है, रिस्टोरेशन का काम हुआ है, वेजिटेशन बढ़ी है। लेकिन गुरुग्राम में जैसे हम ये देख सकते हैं कि भाई रेड पैचेस यहाँ पे गुरुग्राम में 1996 में ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गुरुग्राम में पहले बैरन लैंड था, क्योंकि गुरुग्राम तो एक गांव था, अब बना है वो जाके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये अरावली का पार्ट है, तो ये जो अरावली का पार्ट है ये हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अरावली की जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे इतना बिल्टअप एक्सपांशन नहीं हुआ है। और वहीं हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, एंड बिल्टअप एक्सपेंशन भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर हम वेजिटेशन इंडेक्स की बात करें, तो ये हमें वेजिटेशन कवर के बारे में बताता है कि वेजिटेशन कवर कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। जैसे हम जो इसमें जो ग्रीन कलर है वो दिखा रहा है कि जो वेजिटेशन इंडेक्स है वो कितनी ज्यादा हाई है, और जो रेड पैचेस और जो ऑरेंज कलर है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे बिल्टअप डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम यही सेम कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेजिटेशन रिस्टोरेशन हुआ है, और यहाँ पे कुछ पॉलिसीज अप्लाई की गई अम्बाला में। वैसे ही हम गुड़गांव देख सकते हैं, जो ये वाला 2010 में ये वाला एरिया है, इसमें हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग डेंसिटी बढ़ी है, और जो एनडीवीआई है वो कम हुआ है। तो इससे हम देख सकते हैं कि भाई वेजिटेशन कवर का तो गुरुग्राम में लॉस हुआ है, लेकिन बिल्टअप डेंसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें बिल्टअप इंडेक्स की, तो इसमें हम बिल्डिंग डेंसिटी की बात करते हैं कि कितनी, जो रेड एरिया है वो दिखा रहा है कि बिल्डिंग डेंसिटी कितनी है, और जो ग्रीन एरिया है वो वही वेजिटेशन और बता रहा है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि वही यहाँ पे बिल्डिंग डेंसिटी कितनी ज्यादा हाई है। जैसे ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम में यहाँ की जो साउथ गुरुग्राम की जो वहाँ पे बिल्डिंग डेंसिटी बहुत हाई है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के पास वाला रीजन है वहां पे भी ग्रीन रूफ्स का कॉन्सेप्ट आने के कारण वहां पे थोड़ा बहुत हमें वेजिटेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लैंड यूज लैंड कवर की बात करें, तो अंबाला के मैप में थोड़ा डिस्टोर्शन है क्योंकि क्लाउड कवर की वजह से, तो ये प्रॉपर लैंड यूज लैंड कवर को शो नहीं कर पा रहा है। और गुरुग्राम में अगर हम देखें तो जो हमारा ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज को दिखा रहा है, और जो ग्रीन कलर है वो वेजिटेशन को दिखा रहा है। जैसे ये अरावली वाला एरिया है, तो ये हमें ग्रीन कलर से शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं कि 2024 में यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर आने लग गया। इसका क्या मतलब कि अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये कोई प्लान्ड सिटी नहीं है, ये एक अनप्लान्ड सिटी है। तो इसके जो ग्रोथ है वो कहीं भी बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे जो येलो एरिया है वो शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर, तो देखिए जो 1996 में एग्रीकल्चर एरिया था वो अब बच के कितना सा, थोड़ा सा एग्रीकल्चर एरिया बचा है। तो यही है कि हम लैंड यूज लैंड कवर से पता कर सकते हैं कि कोई चीज में कितना चेंज हुआ है। नाउ वी कम टू इम्प्लीकेशंस ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, जैसे कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है और इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्लाइमेट पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो एक्सट्रीम हीट होती है वो एक डेडलीस्ट वेदर होता है कि भाई इससे, जैसे हम सुनते हैं कि हीट स्ट्रोक्स हो गए, और जो हीट वेव्स के कारण बहुत लोगों की डेथ भी हुई है। और ये जो इसमें क्या होता है, जो बच्चे और बूढ़े होते हैं इन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो लो इनकम कम्युनिटीज होती हैं उन पे भी हीट हीट वेव्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉपर हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं ड्यू टू लो इनकम। एंड क्लाइमेट एनवायरनमेंट में अगर देखें तो जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रही है, कैसे एयर क्वालिटी डिग्रेड कर रही है, जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो एसी का यूज बढ़ेगा। एसी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ओजोन को और हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, और अगर वो इफेक्ट करेगी तो ये अर्बन हीट आइलैंड ऐसे बढ़ता बढ़ेगा। लेकिन इसके ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो है ही। जैसे अब जैसे कि एक इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी है धोलेरा, वो जैसे गुरुग्राम एक अनप्लान्ड सिटी है, धोलेरा को हम देख सकते हैं कि वो एक प्लान्ड सिटी है। अब उसे
अभी डेवलप किया जा रहा है, उसे ये सारे ध्यान में रख के कि हम कैसे अर्बन हीट आइलैंड को कम कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे ग्रीन रूफ का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, कूल रूफ का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है। जो कूल रूफ एंड व्हाइट रूफ होती है वो जो टेम्परेचर है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इससे जैसे कि मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि पार्क्स हो गए, कहीं पे पार्क हो गए, और स्ट्रीट 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 ट्रीज अगर हमने लगा दिए तो वो नेचुरल कूलिंग को ज्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे ग्रीन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस हो गए। जैसे अगर सिटी में ओपन स्पेसेस तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम ग्रीन रूफ्स की बात करें तो हम ग्रीन रूफ्स का यूज कर सकते हैं। ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है धीरे धीरे। गुरुग्राम में भी ग्रीन रूफ्स और ग्रीन वॉल का यूज किया जाता है। जैसे डीयू की ही एक कॉलेज हॉस्टल है जिसमें ग्रीन वॉल का यूज किया जा रहा है अर्बन हीट आइलैंड को रिड्यूस करने के लिए। और वहीं अगर हम कूल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस का मतलब कि जो लाइट कलर की, जैसे व्हाइट कलर की हो गई, व्हाइट कलर की सर्फेसिस ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई हमने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है और एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो वही ब्लैक कलर ज्यादा ऑब्जर्व करेगा और व्हाइट कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो वहीं कूल रूफ्स का, व्हाइट रूफ्स का कॉन्सेप्ट आने लग गया, स्मार्ट वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट आने लग गया। और अगर हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम हम चला सकते हैं, हम पब्लिक एजुकेशन दे सकते हैं भाई कैसे अर्बन हीट आइलैंड हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। और हमें अर्बन हीट आइलैंड के बारे में जो अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये चीज अर्बन हीट आइलैंड को इफेक्ट कर सकती है, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है, तो हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन अगर देखा जाए तो जो अंबाला और गुरुग्राम है वो दोनों का लैंड सरफेस टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म ही हुआ है और वो बहुत ज्यादा अर्बनाइज भी हुई है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बिल्टअप एक्सपांशन गुरुग्राम में बढ़ा है और वेजिटेशन लॉस भी हम गुरुग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन और अनप्लान्ड ग्रोथ हुई है। और वहीं अंबाला में रिलेटिवली ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है, क्योंकि वहां पे रिस्टोरेशन इनिशिएटिव भी ले लिए गए। और वो एक कैंट एरिया है तो वहां पे इतना ज्यादा कि भाई अर्बन हीट आइलैंड को लेके उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस है। और वहीं अगर हम एलएसटी की बात करें दोनों सिटीज में तो वो बढ़ी ही है, लेकिन गुरुग्राम में हम देख सकते हैं कि ड्रास्टिकली बढ़ी है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन, एग्रेसिव अर्बनाइजेशन और मेनली अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ा है। Thank you so much to your attention. Now I am open to your questions. Okay, so that was really a great presentation, Manisha. And before going ahead, I would like to ask a few questions from you regarding your topic. So the first question would be, like, how do these construction materials like concrete and asphalt, they intensify the urban heat island? Like, what is the mechanism behind that? सर जो कंक्रीट और एस्फाल्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो वो उस चीज को रेडिएट भी ज्यादा करते हैं। जैसे हम अगर जो एस्फाल्ट रोड्स अगर हम देखा जाए तो वहीं अगर हम ग्रीन स्पेसेस को ले लें तो वहां का टेम्परेचर हमें रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा। अगर हम सेम चीज की भाई हम ग्रीन स्पेसेस में खड़े हैं और वहीं हम रोड पे हैं तो हमें रोड का टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। और वो इसी वजह से क्योंकि वो ऑब्जर्व ज्यादा करता है कि डार्क मटेरियल्स ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं और ज्यादा रेडिएट करते हैं। सर मैं जितना समझ पाई हूँ आई थिंक। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल जो अर्बन हीट आइलैंड के जोन्स हैं इस समय, उनको अगर हमें कूल डाउन करना है या फिर हम उनको पहले जैसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम उतना ज्यादा अर्बन हीट ना हो, तो इकोनॉमिक कॉस्ट एक एस्टिमेट क्या वैल्यूएशन होगा उसका? सर पहले जैसा तो हम ऑब्वियस बात है कि नहीं बना सकते, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ा है हम उसको उतना रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे टेम्परेचर बढ़ने वाला है
जो फ्यूचर फोरकास्टिंग की भी मतलब अब आ चुके हैं कि फ्यूचर फोरकास्टिंग भी हम इससे कर सकते हैं। तो वही कि जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है कि हम उसको उस रेट से कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टेम्परेचर अभी 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो हम उससे रिड्यूस कैसे करें, हम बस इतना ही कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो ग्रीन रूफ्स और कूल रूफ्स का कॉन्सेप्ट है ये लगाने में तो हमें लगता है कि हाँ इजी है, लेकिन बट इसका मेंटेनेंस थोड़ा हार्ड पड़ता है। जो ग्रीन रूफ से अगर उनका मेंटेनेंस सही से नहीं देखा जाए तो जो ग्रीन रूफ जैसे हम लगा रहे हैं कि भाई हमने छतों पे पेड़ पौधे लगा दिए और अगर उनका ढंग से मेंटेनेंस नहीं हुआ तो वो जो जड़ें हैं वो हमारे घर में भी जा सकती हैं। जहाँ पे जिस रूफ में लगाए हैं वहां पे अगर कोई दरार है तो वो उसको और बड़ा कर सकती है। तो वो हमारे लिए एक तो इनका मेंटेनेंस ज्यादा खर्चीला होता है। और जो कूल रूफ जैसे कि सर हम अगर सोलर लाइट की सोलर एनर्जी की बात करें, जो सोलर प्लेट्स का हम कहते हैं कि सोलर प्लेट्स का यूज करना चाहिए, तो सोलर प्लेट्स लगाने में भी बहुत महंगी पड़ती हैं अगर देखा जाए तो। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं काफी जगह, और हम सोलर प्लेट्स का कॉन्सेप्ट हर जगह देख सकते हैं। तो क्या होता है जो सोलर प्लेट्स हैं वो महंगी लगती है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ठीक है हम बाद में इसको हम इसका जो बजट है, जैसे मान लीजिए कि हमने 5-10 करोड़ में हमें 35 to 50 यूनिट्स हमें एक दिन में चाहिए कि भाई हम अपने घर का हमने एसी लगा रखी है तो हम अपने घर का टेम्परेचर सॉरी जो एनर्जी कंजम्पशन है और जो बिल है वो बचाने के लिए हम सोलर प्लेट्स का यूज कर सकते हैं। ये हमें सोचने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है सर। और एट द एंड लॉन्ग टर्म ये हमारे अर्बन हीट आइलैंड को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, क्योंकि जो सोलर प्लेट्स हैं अगर हम उनको यूज करते हैं वो अब्जॉर्व करेगी तभी हीट जनरेट कर पाएंगी, और अगर वो हीट प्रोड्यूस करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेडिएट भी करेंगी। और जितना ज्यादा रेडिएट करेंगी, जैसे जो वेस्ट राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसलमेर बीकानेर, वहां पे अब सोलर प्लेट्स को लगाने के लिए मना कर दिया गया है। और ये थोड़ा मतलब कि खर्चीला हो सकता है। कॉस्ट सर मुझे प्रॉपर नहीं पता क्योंकि मैंने इसके बारे में मैं समझ गया मनीषा, आपकी बात समझ गया। बट दैट इज अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आप बता रहे हो कि वेस्टर्न राजस्थान में सोलर प्लेट्स को लोग अवॉइड करने के लिए बात कर रहे हैं। ओके, देयर आर लास्ट 2 क्वेश्चंस क्योंकि सर वहां का टेम्परेचर बढ़ गया है। अंडरस्टैंड। सो मनीषा, लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आपके आखिरी 2 क्वेश्चंस है। एक पहला ये क्वेश्चन, जो भी रीसेंट स्टडीज या रीसेंट जो फिनोमेना देखने को मिला है स्पेशली इन द बिल्डिंग्स ऑफ लंदन, जहां पर जो रिफ्लेक्टिव टेक्निक है, जहां पर मिरर्स हम लगा देते हैं बिल्डिंग्स में ताकि जो हीट है वो बाहर को रिफ्लेक्ट करे, है ना, जहाँ मिरर ऐसी बिल्डिंग्स का जिसे हम रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। तो बट उससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वी हैव सीन दैट कंटिन्यूअस जब लाइट फॉल कर रहा है उन मिरर्स के ऊपर तो दे आर उससे मेल्ट हो रही हैं स्ट्रीट्स, या स्ट्रीट्स पे खड़ी हुई गाड़ियां या फिर कुछ प्लास्टिक की चीजें। तो ये रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स जो अर्बन हीट आइलैंड को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो डू यू थिंक इसका कोई फ्यूचर है? मतलब आप इसका कुछ फ्यूचर देखते हैं या फिर कुछ और आप सजेस्ट करना चाहोगे? सर मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए तो हम ग्रीन रूफ्स और वेजिटेशन कवर को ही ज्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी जैसे आप कह रहे हैं कि वो मेल्ट करने लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज्यादा हीट अब्जॉर्ब होएगी तो प्लास्टिक की चीजें तो मेल्ट ही करेंगी। तो मैं तो सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जो वेजिटेशन कवर को ही बढ़ाना चाहिए। एक अगर लॉन्ग टर्म प्लान देखा जाए तो वेजिटेशन कवर इज गुड। ऑल राइट, ठीक है, ओके। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू मनीषा, आपसे आखिरी सवाल कि आपका ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, और मेरी पहली प्रेजेंटेशन है तो मेरी जो बोलने की झिझक थी वो भी कम हुई है, और आगे मैं चाहूंगी कि मैं और इनके साथ जुड़ी रहूं और अपना जी ओके, धन्यवाद। सो नाउ इट्स टाइम, नाउ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स को। मिस्टर सचिन, आप कुछ कहना चाहेंगे मनीषा की टॉपिक के ऊपर, उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्लीज। जी सर, जैसा कि मनीषा जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, और इसमें जैसे जीआईएस एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की भी इन्होंने बात की, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पहले डेटा, चाहे वो हमारा क्लाइमेट हो, वेदर हो, रेनफॉल हो, इन सब का डेटा लेके
उसको आइडेंटिफाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी सिटी या कौन सा अर्बन एरिया या कौन सा रूरल एरिया अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ों को हम डेटा के अकॉर्डिंग उसको रीड करके उसको आइडेंटिफाई करके हम पता कर सकते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे ये भी पता कर सकते हैं कि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रीजन है, कि स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो रीजन है, या वेजिटेशन कम हो रहे हैं। इन सब रीजन को हम पता करके इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जैसे जिन भी अर्बन एरिया या सिटी में अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं उनको भी हम सुधार सकते हैं इन सब डेटा के अकॉर्डिंग। Okay. Thank you, Mr. Sachin. थैंक I would like to ओके थैंक यू। invite Mr. Abdul Rahman. Mr. Abdul, आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? Yes. First of all, a special word of appreciation and encouragement to the speaker for delivering such an insightful presentation. As her clarity toward the research and dedication for addressing urban heat island are truly inspiring for all of us. And these are the one of the most critical issues which we are going to face, and right now we are facing in our smart metropolitan cities. Like as she mentioned that we are just on top of the urban heat island cities like Delhi, Gurgaon, as she has mentioned. And Yes, please, Abdul, go ahead. Abdul, go ahead. hello. Abdul, yes, Abdul, go ahead. Yeah, please. Hello. Yes. So thanks to all once again. And first of all, a special word of appreciation and encouragement to the speaker for delivering such a nice, insightful presentation, and her clarity toward the research and dedication toward the topic of urban heat island, which is now very critical issues which we are going to face, and right now we are facing in such metropolitan cities like Delhi, Bangalore, Mumbai. So, before starting, one thing I want to answer a question which is asked by Mr. Ajay sir, that we are using mirrors and some of the reflective content for the sun rays, which indirectly permissible to buildings. So right now we are using Singapore using vertical gardening. Hello, am I audible to you? Yes, yeah, Papa, go Hello. ahead. Yes, sir. So as he asked that what are the alternative to be used for the sky rising building which are using mirror. So Singapore is the one of the most urbanized city, and we can say one of the most urban heat island city. So what they are using, they are using vertical greenery concept, so in which they are using vertical gardening and using cool pants, means buildings covered by paints which is cool, which makes cooler to the building. So like these of the some example which we can mitigate to be our city urban heat island. And uh, all this only this from my side. And Thank you. one question, जी yes, one जी जी question जी I want to ask, yes, Miss Manisha. So, Manisha, as you present all the research very well, but one of the question I want to ask that why don't you use MODIS data for LST? Sir, Modi's data didn't provide the data of 1996. Before No, 2000, it's not. yes. So, I want to say that you said that the 1990 data are not provided by the MODIS. Okay. So after, yes, so we can say that
you can use Moody's data after 2010 or 2013, 15, and right now current data. You can use that data. So research must be more impactful, and we can figure out more specific reason and the measures which we can to follow to mitigate these cities to become urban heat island. Yes. So next time I remember. Yes, yes, yes. That's all from my side, sir. And over to you, sir. Okay, thank you so much, Mr. Abdul, and we really appreciate your suggestions that has been given towards our speaker, Miss Manisha, and she'll be definitely going to include in her next presentation whenever it is due. So thank you, Mr. Abdul. So now, moving ahead in our program, I would like to invite Miss Muskan. She is the speaker of the next Sunday, and she'll going to speak on the topic Sufi networks and pilgrimage roots in medieval India, connecting communities across regions. So, Miss Muskan, if you are here, you can kindly brief your topic to the audience. I think Ajay Muskan is not here. Okay, no issues. Okay, so again, I'm saying in the next Sunday, she'll be speaking over the topic Sufi networks and pilgrimage roots in medieval India, connecting communities across regions. So we from the GSTS invite everybody who is here to come to the next Sunday and spread the message ahead. Now I would like to give this mic to Manisa for the vote of thanks. Thank you, Ajay. And really, it's a wonderful topic. Manisa talked about Urban Heat Island, and next is Muskan is going to talk about the Sufi. So it's not just a coincidence; it's an indication how we mitigate the Urban Heat Island. So wonderful, Manisa. That was really fascinating yesterday. Also, we had a good discussion, and today you have presented a very interesting paper, and it's your research paper. That means you have submitted your MA dissertation on this topic, and really, it's a fantastic. It's a eye opener for us. But the one thing that somehow we are using research methods, different research methods in different style, but result will be same. Whether we research going in the Mahendra Gandhi University or other central university, so the idea is same. But this is the right time to away all these things and start talking about how we mitigate, how we concern, and how we eradicate all these things. That means this approach of urban heat island day to day. So here the academia, that means we academician, we teachers, the students, we are working very hard, and we are happy that okay, I did my this research, but what are the implications of this research, whether in India and in Africa, because I'm attached with the Africa day to day, the most of the city become a urban heat island. This is a very fascinating word, and you took so many variables and presented a very good idea that how different data. So data sets are here, bright minds are here, but still urban heat islands is growing in the whole world. It's not in India, but every nooks and corners of the world, big cities, everybody wanted to go to the big city and try to find out solace there, but no one can find out solace in the big city. So what are the alternative? As you know that I'm a social scientist or social sciences student, so the plans are different. Suppose that I'm getting example from Delhi, from the north campus to south campus, whole 30 kilometers built to connect the whole Aravalli Hills from the north campus to south campus. What happened? All those green belts, and you rightly pointed out the water bodies. So what we are doing, most of the water bodies in Delhi. Um, it's a very surprisingly, most of us, there are more than 100 water bodies in Delhi.
and previous government had started to connect all those water bodies, but I don't know what's going on, because you go to any monument and find out a step wells. So what are those step wells? These are the water bodies that connects the Delhi, the whole water problem, because urbanization related to the water problem. And every time when I want to talk to this topic, when I was at Sambal Evening College, I asked one of my students, what's your water problem? So what he told me, sir, nothing. We have to only get up and go to the fridge, and water is there. So this is the carelessness um, and unawareness about the real problem. But I'm not pointing out only the youngs, because कितना वो burden लेंगे अपने अपने सर पे. ढेर सारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और उसके बाद वाटर क्राइसिस का भी बर्डन लेंगे, और कैरियर बिल्डिंग का बर्डन है. So I don't think it's a very one idea that how we surpass all those things. So surpassing that means how will create a conducive atmosphere, a minimal. That means we are going to become, जितनी जरूरत है आप उतनी ही रखिए अपने पास, और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए, और नई चीजों को नई खरीद परचेज करके व्हाट यू ट्राई टू री इंगेज द ओल्ड थिंग्स. इस चीज को, इसका कोई और अधिक उपाय नहीं मुझे दिखता है, बिकॉज एवरीबडी वांटेड, बिकॉज आई नो in front of my the whole house, the whole, जिसको घर बोला जाता है, वो पूरा कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें पैसा लगता है, फिर पूरा रेनोवेट होता है, फिर दूसरे लोग परचेज करते हैं, फिर रेनोवेट होता है, पता नहीं वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. So become minimalized. That means a concept of Gandhi, Mandela. You so name the people. The richest person Hyderabad का निजाम था, वो अपने खाने के लिए 2 थाली रखता था और खुद साफ करता था. And I'm a very good example. You go to the Sri Aurobindo Ashram in Delhi and you'll find out how they manage the whole lunch without getting off all those abstract, जो खुद से आप बर्तन निकालिए, खुद से साफ कीजिए, खुद से रखिए. So I'm not a scientist. I'm a social scientist though. So this is my only simple suggestion to everyone: become minimal. Um, जैसे और मेजर प्रॉब्लम तो मकान का है, तो मैंने भी कहीं रील सुना था कि हम एक कमरे में रहते हैं, बाकी घर में तो हमारा गुरु रहता है. सो स्टे एट अ प्लेस वेयर यू फाइंड your idea better. Otherwise, it's a huge mansion and you are living in a small room, and that's all. You are never moved from here and there, and so many corporate people. Even my house also, my brother, my sisters, they are working from a small room, but their houses are very big. So what is the need of all those idea? Go upstairs and find good air. So we are talking about the environmental problem. So we can, how a common people contribute towards this. I'm talking about only this. Now, only 2 minutes are left. So thank you very much, Manisha. As a young scholars, I'm not going to divert you. Your work is a wonderful work. You have took 3 variables, and all those variables very new for us. But it's a not Indo-centric or Afrocentric approach to curb the idea. But your presentation was wonderful. How you play with the data and how amicably you put your idea about Dambala, Kant City, and Gurugram. Wonderful. Thank you very much, Manisha, and thank you very much that you appeared just like a rescue for GSTS, and thank you very much. And again, the 2 young scholars, they worked on GIS, and they are not going to use. They not use their 100% potential. Mr. Sachin Yadav and Mr. Abdul Rahman, thank you very much, our guests of honor for today's evening, and all those my moderators, Salendra, Ajay, Saurabh, Subham,
Samriddhi Manvi and Manthan Tarde, the most of are absent, but I'm thankful to them. वो जहाँ भी रहते हैं काम कर रहे होते हैं. So thank you very much. Have a nice day. And all my graduate, postgraduate, MPhil and PhD scholars, thank you very much. Have a nice day. Take care and become a minimal. Become, don't see behind me. These are my hard work from last 20 years. तब जाके इतनी किताब इकट्ठा कर पाया और इसको भी मैं वापस देने वाला हूँ जिसको जरूरत है. Thank you very much. Have a nice day. Take care. Be strong and use less. Thank you, Manisha, for your wonderful remark. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Thank you.